वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की गरीबी के विषय में और समझेंगे कि क्या भारत सामूहिक गरीबी की ओर बढ़ गया है। समझेंगे आखिर सामूहिक गरीबी क्या होती है, इसके क्या क्या मायने होते हैं और किसी देश और अर्थव्यवस्था के लिए सामूहिक गरीबी की स्थिति में पहुंचना क्यों चिंताजनक है। आइए इसको समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी गांव, किसी भी शहर, राज्य या देश की जो अर्थव्यवस्था है वह किस पर निर्भर करती है। वह निर्भर करती है डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई को आप अपने गांव के स्तर से सोचना प्रारंभ कीजिए। जैसे कि आपके गांव में सभी लोग कुछ ना कुछ कार्य करते होंगे। कुछ लोग कृषि कार्य करते होंगे, कुछ लोगों के पास अपनी दुकानें होंगी, किसी चीज का उत्पादन करते होंगे, कुछ लोग अपना जो है कि सर्विस देते होंगे, अर्थात किसी क्षेत्र में रोजगार करते होंगे। अब सभी लोगों को अगर क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक उत्पादन कर रहे हैं, अर्थात किसान लोग क्या कर रहे हैं, खूब ढेर सारा जो है कि अनाज उत्पादन कर रहे हैं और उनके अनाजों की सही कीमत मिल पा रही है। ठीक इसी तरह से जिन लोगों ने दुकान खोला है तो उनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड ज्यादा है और उनकी बिक्री ज्यादा हो रही है। इसी तरह से जब हर व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है उसमें क्या होगा, उसमें जब डिमांड होगा तो वह सप्लाई ज्यादा करेंगे और डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा, तो इससे क्या होगा, हर व्यक्ति के पास क्या होगा, पैसा आएगा। अर्थात जो लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं कृषि कार्य से पैसा आएगा, जो लोग द्वितीय सेक्टर से जुड़े हैं उनके पास द्वितीय सेक्टर से पैसा आएगा और जो लोग सर्विस देते हैं तृतीय सेक्टर से जुड़े हैं उनके पास भी पैसा आएगा। अब इसी गांव की चीज को आप अपने पूरे देश पर अप्लाई कीजिए और सोचिए कि देश में सभी लोगों के पास क्या हो, रोजगार हो, सभी लोग उत्पादन कार्य कर रहे हो और उत्पादन कार्य करने के साथ साथ अर्थव्यवस्था में क्या हो, डिमांड हो। डिमांड होगी तभी क्या होगा, बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाएगा, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और जब वह प्रोडक्ट जिसकी डिमांड है वो बिकेगा तो सब तक क्या होगा, पैसा पहुंचेगा। तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जितनी ज्यादा डिमांड होती है वह उतनी ही गतिशील होती है और गतिशील होने के कारण उतना ही अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, उतना ही सभी के पास पैसा आता है और उतनी ही तेजी से लोगों के पास क्या होता है, आर्थिक विकास की जो पहुंच है वह बढ़ती। अब क्या हो, अगर कोरोना जैसी महामारी आ जाए तो इसमें क्या होगा, क्या सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या सभी लोग उत्पादन कार्य से जुड़े रह पाएंगे, नहीं जुड़े रह पाएंगे। और लोगों के पास जब कार्य नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपनी जो है कि डिमांड कम करेंगे। डिमांड कम करेंगे तो जो लोग उत्पादन कर रहे थे और कम उत्पादन करेंगे। जब कम और कम लोग उत्पादन करेंगे तो कुछ लोगों को क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा, अधिक लोग बेरोजगार होंगे और जैसे जैसे लोग ज्यादा बेरोजगार होंगे तो क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी और जब गरीबी ज्यादा बढ़ जाएगी तो इसी को बोला जाता है सामूहिक गरीबी। सामूहिक गरीबी का मतलब क्या है कि एक ही साथ बड़ी संख्या का क्या होना, गरीबी रेखा से नीचे आ जाना। जैसा कि क्या हुआ है, कोविड के दौरान हुआ है। देखिए कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूं। जैसा कि कोरोना महामारी में दुनिया भर में गरीबी बढ़ी है, बावजूद इसके गरीब हुए लोगों में 60% अर्थात 60% क्या है, भारतीय हैं। और भारत में क्या हुआ है, मिडिल क्लास में 3.2 करोड़ लोगों की कमी हुई है। अर्थात जो लोग मिडिल क्लास में थे इसमें से 3.2 करोड़ लोग क्या हो गए हैं, मिडिल क्लास की जो कैटेगरी थी उससे बाहर हो गए हैं। और ये जो मिडिल क्लास वाले लोग थे अब किस में आ गए हैं, लोअर क्लास या निम्न क्लास में शिफ्ट हो गए। जबकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत में किसी परिवार को मिडिल क्लास में आने में 7 पीढ़ियों का जो है कि समय लगता है। और सोचिए कोविड ने क्या किया कि जो है कि 3.2 करोड़ लोगों को अचानक अर्थात लगभग एक साल में ही क्या कर दिया, मिडिल क्लास से नीचे शिफ्ट कर दिया। अब इसी की वजह से क्या हुआ है, गरीबों की संख्या है उसमें अचानक 7.5 करोड़ जो है कि लोगों की वृद्धि हुई है। और यह जो वृद्धि हुई है यह इस वजह से हुई है क्योंकि जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं वह लॉकडाउन के दौर से गुजर रही हैं। इसमें क्या हुआ है, गिरावट देखी गई है। जैसा कि आपको पता है वर्ष 2020-21 के जीडीपी के आंकड़ों के मुताबिक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह सिकुड़ी है। कितना, 7.3%। सोचिए इसमें सिकुड़न
देखी गई है, ना कि वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2020 के जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो जो भारत की ग्रोथ रेट है वो काफी नीचे आई है और 140 जो है कि 194 कंट्रीज में 142 पोजीशन हमको प्राप्त हुआ है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, ध्यान दीजिएगा कि भारत की जो ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से भारत को 194 कंट्रीज में से क्या हुआ है, 142 पोजीशन प्राप्त हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में यह जो रुकावट आई है, ये जो ठहराव आया है, ये कैसे शहर से लेकर गांव तक क्या करेगा, गरीबी बढ़ाएगा। बहुत से डेटा मैं आपको देने वाला हूं। आपको पता है कि वर्ष 2021 में क्या हुआ है, कृषि और बिजली के अलावा जितने भी अधिकांश सेक्टर हैं सब पर क्या हुआ, निगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। चाहे पर्यटन को देख लीजिए, निर्माण को देख लीजिए, विनिर्माण को देख लीजिए, होटल और रेस्टोरेंट वाला जो क्षेत्र है उसको देख लीजिए, या जो भी असंगठित क्षेत्र है उसको देख लीजिए। और आपको पता है कि भारत में अधिकांश जो रोजगार जनरेट होता है वो असंगठित क्षेत्र में ही होता है। इसी के कारण भारत में कई अर्थशास्त्री यह कह रहे हैं कि जो हम कह रहे थे कि बी शेप की रिकवरी भारतीय अर्थव्यवस्था में है वह ठीक नहीं है। दरअसल क्या है, अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के शेप की रिकवरी में। अब प्रश्न आएगा कि आखिर ये के शेप रिकवरी क्या होती है। तो इसका मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों में गति देखी जाती है, जबकि कुछ हिस्से में क्या होता है, ठहराव होता है या बंद की कंडीशन होती है। जो के है शेप, इसको ध्यान से देखिए। ऊपर वाला भाग क्या दिखा रहा है कि कुछ हिस्सों में क्या है, पहले गिरावट आई थी, अब वृद्धि हो रही है, लेकिन कुछ क्षेत्र अभी भी नीचे की ओर जा रहे हैं जो कि बंद हो सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है के शेप रिकवरी। आगे और जो शेप होते हैं इकोनॉमी के, आगे मैं उनका भी डिस्कस करने वाला। कुल मिलाकर अगर हम यहां पर देखें तो अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उत्पादन कम हुआ है, और इसका जो सबसे ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट देखा जा रहा है वह गांव की अर्थव्यवस्था पर देखा जा रहा है। और यह इस रूप में देखा जा रहा है कि लोगों के पास, जो गांव के लोग हैं, उनकी बचत जो है कि अब समाप्त हो चुकी है। इसलिए वह लोग क्या कर रहे हैं, अपने खर्च में कटौती कर रहे हैं। और जब खर्च में कटौती कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, जो थोड़ी बहुत डिमांड बनी थी वो भी क्या हो रही, धीरे धीरे कम होगी। दरअसल हुआ क्या है कि रोजगार कहीं रहा नहीं है, इसी के कारण लोगों के पास आय नहीं हुई तो उन्होंने क्या कर दिया, डिमांड कम कर दिया। आपको यह भी पता है कि रोजगार देने वाली जो मनरेगा योजना है उसके माध्यम से गांव की अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास जरूर किया जा रहा था, लेकिन यह जितनी आवश्यकता है रोजगार की उसकी पूर्ति ये नहीं कर पाता। इसी के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, और देश पैसा जो है कि 45 ईयर बाद अर्थात 45 साल बाद पुनः सामूहिक तौर पर गरीब देशों के रूप में आगे बढ़ रहा। और ये जो सामूहिक गरीबी की कंडीशन लगभग 45 साल बाद क्रिएट हो रही है, अगर यह नहीं रुकी तो यह घातक स्थिति होगी। क्योंकि जब कोई देश का बड़ा हिस्सा क्या हो जाएगा, सामूहिक रूप से गरीब हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, उसके पास जल्दी अब जो है कि डिमांड क्रिएट नहीं होगी, वह जल्दी बहुत सी चीजों का डिमांड नहीं करेगा। और जब डिमांड नहीं करेगा तो उत्पादन किसके लिए होगा, और जब उत्पादन नहीं होगा तो जीडीपी में जो ग्रोथ है क्या वह बनी रहेगी, वह भी बनी नहीं रहेगी। आपकी जानकारी के लिए कुछ चीजों और बता दूं कि गरीबी के वैश्विक संकेतों के मुताबिक 2006 से लेकर 2016 तक जहां भारत में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, अब कंडीशन क्या हो गई है, 2020 में भारत जो है कि ऐसे देश के रूप में उभर कर सामने आया है जहां पर गरीबों की संख्या सबसे तेजी से बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र का 2019 की रिपोर्ट यह बताती है कि भारत में करीब 36 करोड़ 40 लाख लोग गरीब थे, और पूरी आबादी का ये जो कैलकुलेशन था 2019 का संयुक्त राष्ट्र का, वह लगभग 28% था। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है कि यह व्यक्त किया जा रहा है कि इस समय लगभग 34% लोग क्या हो चुके हैं, गरीबी रेखा से नीचे आ चुके हैं। पीओ रिसर्च जो कि काफी बड़ी रिसर्च मानी जाती है इसकी, यह कहती है कि मध्य वर्ग क्या कर रहा है, सिकुड़कर 1/3 हो गया है, और यह क्या हो गया, मध्य वर्ग निम्न वर्ग में शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि गरीबी रेखा से नीचे जाने की कंडीशन इसके लिए काफी संवेदनशील होती जा रही है। महामारी के प्रारंभ से अब तक 97% परिवारों की आय क्या हुई है, घटी है। और इसी के कारण कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा कि पिछले एक दशक में
भारत में बेरोजगारी दर अपने पड़ोसी देशों में सर्वाधिक बढ़ी है। और पहले जो कंडीशन जो है कि बेरोजगारी की अन्य देशों में देखी जा रही थी, अब वह भारत में देखी जा रही है। और पिछले एक दशक में क्या हुआ, भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी भारत में पहले से है। इसी के कारण वैश्विक भूख सूचकांक 2020 को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 107 देशों में जो है कि भारत का जो स्थान है वह 94th है, 94वां स्थान प्राप्त हुआ है। और समझ सकते हैं कितनी खराब कंडीशन है। अगर भारत की कंपेयर में बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान की रैंकिंग देखें हम वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में, तो उनकी रैंकिंग भी हमसे अच्छी नजर आती है। वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में यह पता चलता है कि भारत में 14% जो आबादी है वो कुपोषण का शिकार है। और 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें मृत्यु दर 3.7 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये भी कहा गया है कि भारत में जो है कि 37.4% ऐसे बच्चे हैं जो कि कुपोषित हैं, जिनके वजह उस कुपोषण के वजह से उनकी लंबाई नहीं बढ़ रही। ठीक इसी के साथ साथ भारत में 5 साल से कम उम्र के जो है कि 35% जो बच्चे हैं ओवरऑल को कुपोषित हैं। और 15 साल से लेकर 49 साल अर्थात 15 ईयर्स से लेकर 49 ईयर्स ओल्ड जो फीमेल हैं उनमें जो है कि देखा जा रहा है कि लगभग 40 से 45% जो महिलाएं हैं वह क्या है, एनीमिक की शिकार हैं, अर्थात उनमें जो है कि कहीं ना कहीं खून की कमी है। इन सभी चीजों को देखते हुए हमें आवश्यकता क्या थी कि महिलाओं, बच्चों और गरीबों के लिए हम क्या करते, बड़े पैकेज लेकर आते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बजट 2021-22 में महिलाओं और बच्चों के लिए जो आवंटन पहले 3700 करोड़ रुपए हुआ था, उसको जो है कि बजट 2021 और 22 में घटा दिया गया है और उसको 27 करोड़ जो है कि 2700 करोड़ सीमित कर दिया गया है। अर्थात इसमें लगभग 27% की कमी की गई है। जबकि अभी आवश्यकता क्या थी कि इनके लिए अधिक जो है कि इनकी कुपोषण या इनके जो स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के लिए हम अधिक खर्च करते। अब कंडीशन को देखिए, पहले से ही लोगों में क्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, महिलाएं और बच्चे बहुत बड़ी मात्रा में पहले से कुपोषित हैं। लेकिन परिवार का जो करता धरता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, किसी तरह से परिवार को चला रहे थे। अब सरकार की तरफ से जो मिलने वाले लाभ हैं वो भी कम हो गए हैं। तो इसी की वजह से कहा जा रहा है कि भारत में जो गरीबी है और विकराल रूप धारण कर सकती है। फिर आप कहेंगे कि नहीं सर ऐसा नहीं है, शेयर बाजार बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, शेयर बाजार में क्या होता है, जो चढ़ाव होता है वह कुछ कंपनियों के आधार पर होता है। अर्थात शेयर बाजार पूरी अर्थव्यवस्था को जो है कि प्रदर्शित नहीं कर रहा होता है। उसमें भी क्या होता है कि जैसे हम BSE की बात करते हैं, अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, तो उसमें भी कुछ कंपनियां हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उसके वजह से शेयर बाजार ऊपर जा रहा है। और शेयर बाजार में क्या होता है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो तुरंत निवेश करते हैं और फिर तुरंत बाहर भी हो जाते हैं। उनका मतलब आपकी अर्थव्यवस्था में स्थायी ठहराव लाने का, स्थायी गति लाने का नहीं होता। इसलिए शेयर बाजार की जो गति को लेकर आप अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी को आप उससे जो है कि कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब भारत के सामने आपको पता है कई चुनौतियां हैं इस समय, जैसे गिरती हुई GDP है। और गिरती हुई GDP इसलिए चुनौती है क्योंकि भारत में आने वाले समय में भी डिमांड ज्यादा क्रिएट होगी, इसकी कम संभावना। इसके अलावा रिवर्स माइग्रेशन की कंडीशन अभी भी है। आपने देखा कि पहले क्या हुआ कि जो लोग हैं वह शहरों से गांव में चले गए, फिर जो है कि फिर से गांव जो है कि वो क्या हुए, शहरों में आए। लेकिन फिर से आने वाले समय में जिस तरह से कोविड थर्ड क्या वेव की कल्पना की जा रही है, कहा जा रहा है कि 1 से 1.5 महीने में तीसरी जो है कि लहर आ सकती है। इससे रिवर्स माइग्रेशन की कंडीशन क्रिएट होगी। रोजगार पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ ही रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आप देख ही रहे हैं कि वहां पर जो है कि जो उनके उत्पाद हैं उनका सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, और साथ ही साथ उनका जो प्रोडक्शन है वो भी प्रभावित हो रहा है। इसके वजह से वहां पर पैसा नहीं आ पा रहा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो बाहर से रेमिटेंस आता था, अर्थात बाहर से जो पैसा आता था, जो लोग खाड़ी देश में अन्य क्षेत्रों में कार्य करते थे, अब वो पैसा नहीं भेज रहे हैं, तो हमारे पास वो भी क्या है, उसमें भी कमी देखी जा रही है। और इसी की वजह से कहा जा रहा है कि भारत में सामूहिक जो है कि गरीबी की ओर बढ़ने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब अर्थव्यवस्था में रिकवरी के कुछ जो है कि शेप होते हैं, उनको समझ लीजिए। जैसे जेड आकार की रिकवरी कब कहते हैं, ये सबसे आशावादी
परिदृश्य होता है। इसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तेजी से वृद्धि देखी जाती है। अर्थात एक अर्थव्यवस्था थी जिसमें निगेटिव जो है कि ग्रोथ देखी गई, उसके बाद तेजी से वृद्धि देखी गई। और इसमें क्या होता है कि यह बताता है कि धीरे धीरे अब हालात क्या हो रहे हैं, सामान्य हो रहे हैं और आने वाले समय में यह जेड आकार की जो अर्थव्यवस्था रिकवरी है वह भी आकार में कन्वर्ट हो जाएगी। अर्थात भी आकार की जो रिकवरी जिसको आप सुनते आए हैं सामान्यतः, उसमें क्या होता है कि पहले अर्थव्यवस्था गिरी थी, अब तेजी से ऊपर बढ़ रही है। उस तेजी से ऊपर बढ़ने से पहले की अवस्था क्या है, जेड आकार की रिकवरी है। तो भी आकार की रिकवरी, जैसा कि आपको पता है कि किसी अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई है उसमें तेजी से क्या हो दिखाई, बूम दिखाई दे, तो इसको हम भी आकार की रिकवरी कहते हैं। यू आकार की रिकवरी तब होती है जब किसी अर्थव्यवस्था में जो है कि गिरावट आई और फिर धीरे धीरे वो गिरावट थोड़ा बनी रही और धीरे धीरे फिर से क्या हो रहा है, डिमांड दिखाई दे रही है। धीरे धीरे जब ऊपर की ओर बढ़ता है तो वो यू आकार की जो है कि रिकवरी उसको बोला जाता है। इसके अलावा डब्ल्यू आकार की रिकवरी होती है। इसका मतलब यह होता है कि इसमें विकास दर में कमी और वृद्धि होती रहती है, या फिर यह कहें कि इसमें कभी वृद्धि होती है और पुनः जो है कि कमी होती है, और यह जो है एक जो है कि उतार चढ़ाव दिखता हुआ चलता है, तो इसी को बोला जाता है डब्ल्यू आकार की रिकवरी। जैसा कि इस समय अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर थर्ड वेव अर्थात तीसरी लहर आ जाती है तो क्या होगा, फिर से गिरावट आई। इसके बाद है एल आकार की रिकवरी। यह अर्थव्यवस्था में सबसे खराब स्थिति होती है जिसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद विकास निम्न स्तर पर पहुंच जाता है और लंबे समय तक यह ठीक नहीं हो पाता। तो एल आकार की जो रिकवरी है यह इसकी कंडीशन यह बताती है कि अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक क्या है, उत्पादन क्षमता में बढ़ने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। अब इन सभी चीज़ों को आप जो है कि कैलकुलेट करते हुए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भारत में जो है कि सामूहिक गरीबी बढ़ने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आपके विचार जो है कि इस लेक्चर से बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं, इसलिए आप जो सोचते हैं खुलकर आप बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।